नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। और हम इसमें पढ़ रहे हैं समास। समास का हमने एक पार्ट पढ़ लिया जिसमें अपने परिभाषा, उसके भेद और संधि और समास में अंतर की बात देखी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं समास के अंदर जो भेद हैं। वैसे मैंने आपको बताया था टोटल आपके अगर देखें तो कुल 6 समास होते हैं, लेकिन उसमें पदों के आधार पर 4 समास ही मान्य किए गए हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो अब उन 4 जो पद के आधार पर जो समास हैं उन्हें एक एक करके हम बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास, जो हमारा पहला पद प्रधानता के आधार पर हम बात करते हैं इस पे, और आज हम पूरा इसी पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है उसमें बात देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अब बात करते हैं कि अव्यय शब्द क्या होता है, थोड़ा इसकी बात करते हैं। जब तक ये शब्द समझ में नहीं आएगा आपको अव्ययी भाव समास ही समझ में नहीं आएगा। अव्यय का मतलब होता है, देखिए आ, छोटा आ लिखा हुआ है। छोटा आ मतलब होता है, देखो अव्यय में क्या लिखा हुआ है, छोटा आ। इसका अर्थ होता है जो नहीं होता, मतलब ना या नहीं या नेगेटिव। ठीक है, छोटा आ का मतलब होता है नेगेटिव। व्यय, आपका एक शब्द और लिखा हुआ है व्यय। ठीक है, लिखा है व्यय। इसका अर्थ क्या होता है, खर्च होना। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात जो खर्च ना हो, खर्च ना हो, खर्च ना हो, मतलब अपने आप को जो शब्द परिवर्तित नहीं करते वो अव्यय कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि लड़का एक शब्द है, अगर लड़का एक करके दो तीन चार होते हैं तो क्या बोलते हैं, लड़के। उसका मतलब है कि शब्द ने अपने आप को चेंज कर लिया, सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया, एक वचन से बन गया बहुवचन। इसे कह सकते हैं कि ये अव्यय शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो अपने आप को चेंज नहीं करें वो कहलाते हैं अव्यय। तो इसमें प्रथम पद कैसा होता है, अव्यय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो क्रिया विशेषण की भांति कार्य करता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब हम कहते हैं इनको इंग्लिश में। तो बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। सबसे पहला अव्यय में देखो एक शब्द लगा हुआ है, अव्यय में क्या लगा हुआ है, अव्यय। मतलब शब्द कैसे होंगे, अव्यय जो अपने आप को चेंज ना करें। और कैसे होते हैं वो, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये क्या होते हैं, क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। उसका अर्थ प्रधान होता है, और जो शब्द होते हैं प्रथम पद जो शब्द होते हैं उसी का अर्थ भी उनका प्रधान होता है। दूसरे शब्द से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, इनका पहला ही शब्द की प्रधानता होती है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। मतलब वही शब्द है कि किसी भी प्रकार से वो अपने आप को चेंज नहीं करता, चाहे लिंग मतलब जेंडर, वचन या फिर उसका कारक कोई भी हो, किसी भी केस में हो। ठीक है, कोई भी नाउन से जो नाउन चेंज हो रहा हो या प्रोनाउन चेंज हो रहा हो वो अपने आप को चेंज नहीं करें। तो जो शब्द अपने आप को चेंज नहीं करें और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्रिया विशेषण की भांति कार्य करें, उन्हें हम कहते हैं अव्यय। वे हमेशा एक जैसा रहता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान। मैंने इसमें लिखा नहीं लिखा हुआ। पहला पद अव्यय मतलब ये प्रधान भी होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों की बात करें तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, मतलब शब्द में पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, आवृत्ति। मतलब मान लीजिए आपका शब्द लिखा हुआ है घर लिखा है। अभी देखिए घर जो शब्द है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अभी एक है तो घर, और बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, घरों, इतने सारे घरों में। तो घरों, अभी जो घर शब्द वो अपने आप को चेंज करता है, मतलब ये अव्यय नहीं है। लेकिन अगर मैं घर को 2 बार लिख दूं, अगर मैं घर को 2 बार लिख दूं तो क्या बोलेंगे, घर घर। देखो ये लिखा हुआ है घर, और एक बार मैंने और लिख दिया, ये हो गया था क्या, घर घर। अब क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं क्या, घर घर को आप चेंज नहीं कर सकते। घरों घरों नहीं होता, वो घर घर ही रहता है। मतलब जो शब्द है अगर वो रिपीट करे और रिपीट करने के बाद वो शब्द अपने आप को चेंज ना करे, उसे हम क्या बोल देते हैं, अव्यय बोल देते हैं। तो आपने लिखा पढ़ा भी आपने। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ही शब्द की रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति हो, दोनों मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग प्रयुक्त संस्कृत में उपसर्ग युक्त भी
अव्ययीभाव समास होते हैं, ये अलग बात है, अभी हम फिलहाल हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिख दिया कि संस्कृत में भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कैसे करेंगे उससे बात करते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास की संरचना, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार से बन सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे और उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। यार 4 प्रकार से ये बनाए जाते हैं। तो कैसे, इसमें या तो पहला पद कैसा होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, पहला पद कैसा हो गया, उपसर्ग। या उपसर्ग का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो क्या होता है, वो प्रीफिक्स होता है। ठीक है, पहला पद अव्यय भी हो सकता है, अव्यय मतलब जो अपने आप को चेंज ना करे। तीसरा, दूसरा पद मतलब अभी फर्स्ट पद की बात नहीं कर रहे, अब दूसरे पद की बात कर रहे, तो दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग कुछ भी हो सकता है। दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग कुछ भी हो सकता है। अभी तक आपने देखा होगा बुकों में, काफी सारी बुकों में ऐसा होता है कि उसमें पहले पद की ही बात करते हैं, कभी भी दूसरे पद की बात करते हैं तो सीधा तत्पुरुष समास की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं अव्ययीभाव समास, इसमें भी उपसर्ग या अव्यय शब्द हों, लेकिन चाहे वो पहले शब्द पे बैठे हों या दूसरे शब्द पे बैठे हों, तब भी वहाँ जो है आपका अव्ययीभाव समास होता है। कैसे होता है अभी उसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। या फिर चौथा है एक ही पद की आवृत्ति। ठीक है, जब एक ही पद की आवृत्ति मतलब घर घर, हाथों हाथ, ये सब होते हैं, तो लगातार होते हैं, रिपीटेशन होता है शब्द का, तो उसमें भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। चलिए आगे चलते हैं, पहला पद उपसर्ग क्या होता है। तो पहला पद उपसर्ग इसकी पहली विशेषता है, इसमें भी बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या करना है आपको, क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है अतिरिक्त। ये एग्जाम्पल देखिए, देखिए अति जो शब्द है, अति, ये क्या है आपका, उपसर्ग है। अति का मतलब क्या होता है, अधिक। ठीक, बहुत ज्यादा। तो रिक्त से अलग, रिक्त मतलब जो खाली है, खाली से भी अलग, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अतिसार, सार की अति, अत्यंत, अति से भी अधिक। ठीक है, या अति से परे मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा कह सकते हैं। तो ये जो अत्यंत शब्द है, ये आपकी संधि बताएं, संधि कौन सी होगी। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिखिएगा अत्यंत में कौन सी संधि होगी, अदरवाइज मैं आपको लास्ट में जरूर बता दूंगा। अत्याधुनिक, ठीक है, आवृत से भी अधिक, अनुगंगा, अनु, देखिए ये जो उपसर्ग है इसमें क्या आ गया, अब अनु। ठीक है, ये अनु उपसर्ग इसमें आ चुका है। तो आजीवन, आ में बड़ा आ हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, उपसर्ग है, आजीवन। आरक्षण, भली भांति रक्षण किया हुआ, उसे हम बोलते हैं आरक्षण। निर्भय, देखिए यहाँ पे जो निर्भय में जो नी है, जो निर है, ये आपका उपसर्ग होता है। निर क्या होता है, एक उपसर्ग की भांति कार्य करता है। तो निर्भय मतलब भय से रहित। नीरव, रब का अर्थ होता है यहाँ पे ध्वनि। तो नी मतलब ये संधि कौन सी है, जैसे आप बोलते हैं ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो नीरव का अर्थ होता है जो ध्वनि से रहित हो। निडर, जो बिना डरे हो। इसमें निडर में क्या आ रहा है, नी, इसमें केवल नी आ रहा है, तो बिना डरे। प्रत्यक्ष, इसमें भी क्या आ गया, प्रति आ गया। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या आ गया, प्रति आ गया। तो प्रति मतलब क्या होता है, सामने, या उल्टा भी होता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष मतलब क्या हो गया, आंखों के सामने या आंखों के आगे। अक्ष मतलब आंखें होती हैं। ठीक है, फिर क्या, फिर लिखा हुआ है प्रत्युत्तर, मतलब क्या हुआ, उत्तर का भी उत्तर। जैसे किसी ने अगर कोई उत्तर दिया, उसके अगेंस्ट में किसी ने एक और उत्तर दे दिया, तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर बोल देते हैं। दरअसल, ये उर्दू का हो गया शब्द, दर मतलब, ठीक है, असल में, दरअसल मतलब क्या होता है, असल में। दर हकीकत मतलब हकीकत में। तो यहाँ पे ये उर्दू शब्द भी होते हैं जो उपसर्ग की भांति कार्य करते हैं, और ऐसे जो शब्द जो उपसर्ग की भांति कार्य कर रहे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास। तो ये इसकी हुई पहली संरचना। दूसरी पे आते हैं, पहला पद अव्यय। अब हम उपसर्ग की बात ना करके अव्यय की बात करेंगे। तो इस प्रकार के अव्ययीभाव समास में पहला पद कैसा होता है, पहला पद उपसर्ग की बजाय क्या होता है, अव्यय होता है। मतलब अब उपसर्ग नहीं, अव्यय होता है, जिसमें अ, अन, जो ये वाला अनु है, अन, भर, यथा, सा, हर, न, पर, न आदि उपसर्ग नहीं, अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। शब्द है हर वर्ष, देखिए इसमें क्या आ गया, हर आ गया, ये रहा इसमें। ठीक है, हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष। सहर्ष मतलब, हर्ष मतलब खुशी, और सा मतलब साथ में, तो मतलब क्या हुआ, सहर्ष मतलब हुआ खुशी के साथ, ये सा आ गया। सपरिवार मतलब परिवार के साथ। यथा समय, जो समय निर्धारित है। यथा का मतलब होता है जितना, मतलब शक्ति के अनुसार जो होता है ना, तो
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासाथ, जितना साधा जा सके, यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। तो ये सब किस में आ गए? यथा शब्द में आ गए, ये शब्द में आ गए, यथा में। ठीक है, आगे चलते हैं। यथार्थ, परोक्ष। तो परोक्ष में देखिएगा पर प्लस अक्ष होता है, पर प्लस अक्ष, ये एक विसर्ग संधि में आता है। तो परे मतलब दूर, आंखों से दूर, तो ये क्या बन गया आपका? परोक्ष। अभी देखिएगा, आपने अभी इसमें एक पढ़ा था प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने या आंखों के आगे, और परोक्ष का मतलब होता है आंखों से दूर। तो ये आपका हो गया दूसरा, जो पहला पद उपसर्ग ना होकर अव्यय होते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग। इसमें हम देखें क्या होता है कि दूसरा जो पद, इसमें पहला पद की बात ना करके दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग होगा। अभी तक हम पहला पद ही पढ़ रहे थे, या तो वो अव्यय होगा या उपसर्ग, लेकिन यहाँ पे पहला पद नहीं, अब दूसरी बात की बात कर रहे हैं। नित्य प्रति, देखिए यहाँ पे प्रति शब्द देखिए, ये नित्य प्रति मतलब क्या हुआ? नित्य ही, इसमें दूसरा पद उपसर्ग है। प्रति यहाँ पे उपसर्ग की भांति काम करता है। आपने अभी पढ़ा था प्रत्यक्ष में प्रति होता है उपसर्ग, तो यहाँ पे वो प्रति पहले पर आके कहाँ आ रहा है? यहाँ पे सेकंड में भी आता है। ये चीजें किसी भी किताब में नहीं लिखी होती इस प्रकार से, आप देखेंगे बहुत ही कम किताबों में ऐसी बातें आती हैं। अदरवाइज जो आपके पास बुक है, आप एक बार खोल के जरूर देख लीजिएगा, ये बातें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। इच्छा अनुसार, यहाँ पे शब्द क्या हुआ? अनुसार, इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, संधि भी हो गया इसमें। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि होगी इसमें। गंगा पार देखें तो गंगा के पार, तो यहाँ पार जो शब्द है, ये पार शब्द, ये क्या बन गया आपका? या तो उपसर्ग होगा या ये अव्यय होगा। अब पार से पारों तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? अव्यय शब्द बन गया। क्रम अनुसार, तो क्रम के अनुसार हो गया, ये अनुसार शब्द आ गया। जीवन भर, देखिए यहाँ पे भर आ गया। ठीक है, तो भरपेट होता है एक क्या होता है? भरपेट, भरपेट, तो यहाँ पे ये उपसर्ग की भांति काम करता है, भरपेट। ठीक है, तो अगर ये आगे है तो भी क्या है? ये अव्ययभाव समास है। और अगर यही शब्द क्या हो गया? बाद में है, तो भी क्या बनेगा? ये अव्ययभाव समास। तो जीवन भर या जीवन पर्यंत। दानार्थ, ये अर्थ के लिए आ गया, दान के लिए। सेवापरांत, सेवा के उपरांत, तो यहाँ पे शब्द क्या आ गया? उपरांत आ गया। विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ ये पूर्वक शब्द क्या है यहाँ पे? ये भी आपका क्या बन गया? अव्यय शब्द बन गया। नित्य प्रति, ये आपका देखो फिर से वो शब्द जो हमने पहले लिया हुआ था। तो यहाँ पे ये क्या है? ये दूसरे पद या तो अव्यय हो सकते हैं या उपसर्ग हो सकते हैं। इसमें भी अव्ययभाव समास होता है। ऐसा ना लगाएं कि ये दूसरे पद की बात कर रहे हैं तो हम तत्पुरुष में जाएंगे। तत्पुरुष में कब जाएंगे या क्यों हम तत्पुरुष लगाएंगे, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल लास्ट है इसमें एक ही पद की आवृत्ति, मतलब जब शब्द रिपीट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में घर घर, है ना, तो वही बात करेंगे। तो इस प्रकार के समास में संज्ञा हो, विशेषण हो या क्रिया हो, इनका क्या होता है? रिपीटेशन, मतलब इनकी आवृत्ति होती है। शब्दों की आपूर्ति होने के कारण, आवृत्ति होने के कारण, ये आवृत्ति मान लीजिए, तो शब्दों की आवृत्ति होने के कारण ही इनका रूप कैसा होता है? इनका रूप स्थिर हो जाता है। स्थिर का मतलब होता है कि ये अपने आप को अब चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे शब्द है घड़ी, अभी अगर अकेला होता घड़ी, अकेला शब्द होता अगर घड़ी, तो अब क्या बोलते हैं? ये तो एक शब्द है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? हाँ भाई, चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो इसे बोलते हैं घड़ी से क्या बनता? घड़ियाँ। क्या बोलता? घड़ियाँ बनता। और घड़ियाँ जो शब्द है ये कैसा हो गया? बहुवचन हो गया, मतलब ये शब्द चेंज कर सकता है अपने आप को। लेकिन जब मैंने घड़ी के साथ एक घड़ी शब्द और लगा दिया, घड़ी के साथ क्या लगा दिया? घड़ी और लगा दिया, तो अब क्या ये अपने आप को चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अव्ययभाव समास। घड़ी घड़ी मतलब क्या हो गया? प्रत्येक समय, घड़ी के बाद घड़ी, समय के बाद फिर एक और समय। घर घर, घर के बाद घर। विनोद दिन, ये दिनों दिन होगा, दिनों दिन, तो दिन के बाद दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। एक एक, एक के बाद एक। लूटम लूट, तो देखो लूट लूट आ रहा है, लूट के बाद लूट। धड़ाधड़, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवृत्ति। यहाँ पे धड़ जो है एक कोई आपका शरीर नहीं है, कहते हैं धड़ जो शरीर है, शरीर नहीं, यहाँ पे धड़ की एक आवाज है। धड़ के बाद धड़ की आवाज। बीचों बीच, बीच के भी बीच में, मतलब जो आपका जो सर्कल है मान लीजिए, सर्कल के बीच में आप बैठे हैं, तो आपके भी बीच में कोई बैठा होगा उस जगह, तो उसे बोलते हैं बीचों बीच। सुना सुनी, सुनने के बाद फिर से सुनना। खासम खास, खास में से खास। सालों साल, तो ये क्या हुआ? साल के बाद साल, मतलब ना सालों साल ये चीज चलती रहेगी। तो आपने देखिएगा सालों का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, तो साल के बाद जो साल आते रहते हैं उसके बाद भी जो चीज चलती रहती है उसे बोलते हैं सालों साल।
तो यहाँ पे ये होगा, 4 प्रकार से आपने ये देखे हैं। तो ये क्या हुआ, आपने पढ़ लिया है अव्ययीभाव समास क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आपको फिर से एक बार जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, जिसका पहला पद कैसा होता है भाई, पहला पद कैसा होता है जी, होता है प्रधान, जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और क्या होता है, जिसमें क्या होता है, अव्ययी होता है, अव्ययी होता है या उपसर्ग होते हैं जिसके पहले पद और अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ये 4 तरीके से बनाए जा सकते हैं। 4 तरीके से कौन सा, जिसका पहला पद कैसा हो, उपसर्ग हो। ठीक है, या जिसका पहला पद कैसा हो, जिसका पहला कैसा हो, अव्यय हो जाए, अव्यय हो जाए। या फिर उसका दूसरा पद कैसा होगा, इसका दूसरा पद कैसा होगा, अव्यय या उपसर्ग, कुछ भी हो सकता है। और एक चौथा पॉइंट होगा जिसमें शब्दों की क्या होती है, रिपीटेशन होती है। तो इस प्रकार से ये इनको बनाए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में जरूर कराऊंगा जब हमारे समाज के वीडियो एंड हो जाएंगे, तब उसमें क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए समास के साथ। अच्छे से उसको पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अपने जितने भी मित्रगण हैं, परिवार में लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे भी होते हैं 6 से लेकर आगे 12th क्लास तक समास एक व्याकरण में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक बार शेयर जरूर करें।